साल था 69 ईसा पूर्व और मिस्र की धरती पर जन्म लिया एक ऐसी रानी ने जिसकी बुद्धिमानी, शक्ति और रहस्य आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजते हैं। वह थीं क्लियोपेट्रा, मैसेडोनियन राजवंश की अंतिम रानी। अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद उनके सेनापति टॉलेमी ने मिस्र की गद्दी संभाली। 3 शताब्दियों तक टॉलेमी वंश ने मिस्र को शक्ति और समृद्धि के शिखर पर पहुंचाया। लेकिन क्या यह गौरवशाली साम्राज्य हमेशा के लिए रह सका? क्लियोपेट्रा, मिस्र की अंतिम रानी, इतिहास में अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के संगम के लिए जानी जाती है। उसकी सुंदरता केवल उसकी बाहरी आकर्षण तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी चतुराई, आत्मविश्वास और बुद्धिमत्ता ने उसे एक सच्ची नायिका बनाया। क्लियोपेट्रा को 9 भाषाओं का ज्ञान था, जिससे वह अपने राजनीतिक प्रयासों में माहिर बन गई। वह केवल अपनी उपस्थिति से ही नहीं, बल्कि अपनी संवाद शैली और बुद्धिमत्ता से भी शत्रुओं को परास्त कर सकती थी। उसकी वाणी में ऐसी शक्ति थी कि जूलियस सीजर और मार्क एंटोनी जैसे शक्तिशाली रोमन नेता भी उसकी ओर आकर्षित हुए। उसने रोम के महानतम नेताओं के साथ गठबंधन किया, लेकिन क्या यह उनकी जीत थी या विनाश की शुरुआत? साल था 51 ईसा पूर्व। मिस्र के राजा टॉलेमी की मृत्यु के बाद गद्दी सौंपी गई उनकी 18 वर्षीय बेटी क्लियोपेट्रा और 10 वर्षीय बेटे टॉलेमी को। समय की परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इन दोनों भाई बहनों का विवाह हुआ था, लेकिन यह शुरुआत आसान नहीं थी। मिस्र उस समय कई चुनौतियों से जूझ रहा था। कमजोर अर्थव्यवस्था, बाढ़ और अकाल की मार ने साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। राजनीतिक उथल-पुथल ने इन कठिनाइयों को और बढ़ा दिया। गद्दी संभालने के कुछ समय बाद ही क्लियोपेट्रा और टॉलेमी के बीच विवाद शुरू हो गया। उनके बीच सत्ता को लेकर यह तनाव बढ़ता ही गया। असल में क्लियोपेट्रा को अपने भाई के साथ सत्ता बांटना बिल्कुल मंजूर नहीं था। वह जानती थी कि टॉलेमी केवल एक कठपुतली था और सत्ता पर उसकी पकड़ कमजोर थी। टॉलेमी और उनके सलाहकार पोटिनस ने क्लियोपेट्रा को गद्दी से हटा दिया, जिससे उन्हें मिस्र छोड़कर सीरिया भागना पड़ा। लेकिन क्लियोपेट्रा ने हार मानने से इनकार कर दिया। सीरिया में उसने एक सेना खड़ी की और अपने प्रतिद्वंदी टॉलेमी को हराकर मिस्र के सिंहासन पर अकेले शासन करने का निश्चय किया। सीरिया में क्लियोपेट्रा ने अपने समर्थकों को संगठित किया और एक छोटी सेना तैयार की। उन्होंने अपनी स्थिति को मजबूत करने और मिस्र में वापसी के लिए योजनाएं बनाई। जूलियस सीजर, जो रोम में उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्य का नेता था, अपनी महत्वाकांक्षाओं और जीत से पूरी दुनिया को चौंका रहा था। उसी दौर में रोम एक भयंकर गृहयुद्ध की आग में जल रहा था। जूलियस सीजर और पोम्पी के बीच की यह जंग रोम को बर्बादी की ओर धकेल रही थी। जब पोम्पी ने हार के बाद मिस्र में शरण मांगी, तो टॉलेमी के आदेश पर उसे बेरहमी से मार दिया गया ताकि टॉलेमी सीजर का पक्ष पा सके। लेकिन किस्मत की चाल देखिए, सीजर अपने प्रतिद्वंद्वी पोम्पी का पीछा करते हुए मिस्र पहुंचा। जब सीजर मिस्र में टॉलेमी और उनके शासन की स्थिति को सुलझाने के लिए मौजूद थे, क्लियोपेट्रा ने चुपके से उनसे मिलने का साहसिक निर्णय लिया। क्लियोपेट्रा ने अपने सत्ता संघर्ष को समाप्त करने और सीजर का समर्थन पाने के लिए एक नाटकीय योजना बनाई। वह गलीचे में लिपटकर सीजर के सामने पहुंची। जैसे ही वह गलीचे से बाहर निकली, उसकी सुंदरता, चतुराई ने सीजर को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक ऐसी महिला थी जो सत्ता की भूखी और राजनीति में माहिर थी। यह उसके चतुर और नाटकीय अंदाज था जिसने सीजर का ध्यान क्लियोपेट्रा की ओर आकर्षित किया। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रेम और साजिश का संगम था जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। शादीशुदा होने के बावजूद सीजर क्लियोपेट्रा की ओर पूरी तरह आकर्षित हो चुका था। इन दोनों महान हस्तियों की मुलाकात इतिहास का वह मोड़ बनी जिसने न केवल रोम और मिस्र के भविष्य को बदला, बल्कि सत्ता, प्रेम और विश्वासघात की सबसे नाटकीय कहानी को जन्म दिया। क्लियोपेट्रा को अब सीजर के सैन्य बल का सहारा मिल गया था। 48 ईसा पूर्व में क्लियोपेट्रा अपनी ताकतवर सेना के साथ मिस्र लौटी। पेलेसियम के युद्ध में उन्होंने अपने भाई और शत्रु टॉलेमी का सामना किया। इस लड़ाई में सीजर ने क्लियोपेट्रा का पूरा साथ दिया। नील नदी की लड़ाई में सीजर और क्लियोपेट्रा की सेना ने टॉलेमी की सेना को बुरी तरह पराजित कर दिया। इस युद्ध के दौरान टॉलेमी की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। टॉलेमी की मृत्यु के बारे में कई अफवाहें हैं।
कुछ का कहना है कि उनकी मृत्यु नील नदी में डूबने से हुई और अन्य का कहना है कि क्लियोपेट्रा ने एकोनिटम नामक जहर का इस्तेमाल करके उसे मार डाला। इस जीत ने क्लियोपेट्रा को मिस्र की एकमात्र रानी बना दिया और फिर उसने अपनी सत्ता को मजबूती से स्थापित किया। इस संघर्ष ने क्लियोपेट्रा को इतिहास में अमर बना दिया। नील नदी की लड़ाई में टॉलेमी की हार के बाद सीजर ने क्लियोपेट्रा को मिस्र की रानी के रूप में पुनः सिंहासन पर बैठाया। इसके बाद क्लियोपेट्रा सीजर के साथ रोम तक गई, लेकिन उसकी बढ़ती शक्ति से रोम के सीनेटरों को डर लगने लगा। क्लियोपेट्रा के साथ उसका प्रेम और रोम में उसकी उपस्थिति ने स्थिति को और ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। सीजर ने क्लियोपेट्रा के साथ अपने संबंधों को कभी नहीं छिपाया। उसने क्लियोपेट्रा को रोम बुलाया और उसका परिचय रोम के समाज से करवाया। क्लियोपेट्रा अपने बेटे के साथ रोम आई थी और उसने अपनी भव्यता और आकर्षण से रोम के लोगों को चौंका दिया। लेकिन सीनेटरों को यह लगा कि सीजर रोम के तख्त को क्लियोपेट्रा और उसके बेटे के साथ बांटना चाहता है, जो रोम की परंपराओं और गणराज्य के लिए खतरा था। 15 मार्च 54 ईसा पूर्व को, जिसे इतिहास में आइड्स ऑफ मार्च कहा जाता है, सीनेटरों के एक समूह ने सीजर को मारने की साजिश रची। ये सीनेटर सीजर की एक व्यक्ति द्वारा शासन की महत्वाकांक्षा से परेशान थे और रोम को गणराज्य के रूप में बचाना चाहते थे। रोम के सीनेट हॉल में साजिशकर्ताओं ने सीजर पर हमला किया। सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा का समर्थन पूरी तरह से खत्म हो गया। रोम में उसके और उसके बेटे के लिए अब कोई जगह नहीं बची थी। वह जल्द ही मिस्र लौट गई। क्लियोपेट्रा ने सीजर की मौत को गहरे शोक के साथ स्वीकार किया, लेकिन वह जानती थी कि अब उसे मिस्र की सुरक्षा और सत्ता के लिए नए गठबंधनों की जरूरत है। जूलियस सीजर की हत्या के बाद क्लियोपेट्रा ने रोम के नए ताकतवर नेता मार्क एंटनी से गठबंधन किया। दोनों के बीच प्रेम और राजनीति का अनोखा रिश्ता बना। क्लियोपेट्रा ने एंटनी को अपने प्रेम में ऐसा बांधा कि उसने रोम की राजनीति में सब कुछ दांव पर लगा दिया। एंटनी और क्लियोपेट्रा ने ऑक्टेवियन, जो सीजर का पुत्र और रोम का नया शासक बनने की राह पर था, के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। लेकिन सीजर की तरह मार्क एंटनी और क्लियोपेट्रा की कहानी भी त्रासदी में समाप्त हुई। 31 ईसा पूर्व में एक्टियम का युद्ध इतिहास का निर्णायक मोड़ साबित हुआ। ऑक्टेवियन की सेना ने एंटनी और क्लियोपेट्रा की सेनाओं को बुरी तरह हरा दिया। हार के बाद एंटनी और क्लियोपेट्रा मिस्र लौट गए, लेकिन उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। ऑक्टेवियन की सेना जब मिस्र पहुंची तो एंटनी ने झूठी खबर सुनी कि क्लियोपेट्रा ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर वह गहरे शोक में डूब गया और अपनी ही तलवार से खुद को मार डाला। ऑक्टेवियन ने क्लियोपेट्रा को रोम की परेड में कैदी बनाकर ले जाने की योजना बनाई, लेकिन क्लियोपेट्रा ने इसे अपनी बेइज्जती माना। उसने अपनी मौत खुद चुनी और कहा जाता है कि उसने अपने को एक कोबरा से कटवाकर अपने जीवन का अंत कर लिया। क्लियोपेट्रा और मार्क एंटनी की मौत के साथ मिस्र पर रोम का अधिकार हो गया। क्लियोपेट्रा सिर्फ मिस्र की रानी नहीं थी, वह इतिहास की वह शख्सियत थी जिसने प्रेम, राजनीति और शक्ति के मायनों को बदल दिया। उसका अंत जितना नाटकीय था, उसकी जिंदगी उतनी ही रहस्यमयी थी। क्लियोपेट्रा चली गई, लेकिन उसकी कहानी अनंतकाल तक जीवित रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कृपया कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।